हाँ बिल्कुल होती है, क्योंकि सारी प्राकृतिक संख्याएं पूर्णांक के अंतर्गत आ रही हैं। क्या सभी पूर्णांक पूर्ण संख्याएं होते हैं? बताओ जरा, क्या सभी पूर्णांक पूर्ण संख्या होते हैं? नहीं, क्योंकि पूर्णांकों के अंदर ऋणात्मक पूर्णांक भी आते हैं जो कि पूर्ण संख्या के नहीं है। ठीक है, इसलिए सभी पूर्णांक आपके ऋणात्मक, आपके सभी पूर्णांक पूर्ण संख्या नहीं हो सकते। ठीक है, अब यहां पर हमारे पास भिन्न संख्याएं भी आती हैं। भिन्न संख्याएं कौन सी होती है भैया? भिन्न संख्याएं, जैसे कि आपको याद होना चाहिए, आपने क्लास 7th और 8th में पढ़ा था भिन्नों के बारे में। ठीक है, जो कि क्या होता है, किसी पूर्ण का भाग जो होता है उसे हम भिन्न बोलते हैं। किसी पूर्ण का जो भाग होता है उसे हम भिन्न बोलते हैं, जैसे कि 1/2, 3/5, 7/11। ठीक है, या फिर आपका 2 सही, जिसे मिश्रित भिन्न भी बोला जाता है, 2 सही, 3/2, ये सब क्या है? ये सब तुम्हारे भिन्न होते हैं। किसी पूर्ण का भाग जो है वो हमारा भिन्न होता है। ठीक है, अब भिन्नों में क्या होता है कि आपका भिन्न जो होते हैं वो हमेशा अंश बटे हर के रूप के होंगे। किस रूप के होंगे भाई? हमेशा अंश बटे हर के रूप के होंगे। जो ऊपर वाली संख्या है वो अंश होगी, जो नीचे वाली संख्या है वो हर होगी। ठीक है, जैसे कि यहां पर आप देख सकते हो, एक अंश है, एक हर है, एक अंश है, एक हर है, एक अंश है, एक हर है। ठीक है, तो आपका जो भिन्न होते हैं, जो भिन्न होते हैं, वहां पर आपका अंश और हर जो है वो दोनों ही क्या होंगे? सदैव धनात्मक पूर्णांक लिए जाते हैं। ठीक है, सदैव क्या लिए जाता है? भिन्नों के अंदर, याद रखना, अभी हम भिन्नों की बात कर रहे हैं। तो भिन्नों के अंदर आपके जो अंश और हर होते हैं वो सदैव धनात्मक पूर्णांक लिए जाते हैं। लेकिन आपका क्या कोई ऐसी संख्या संभव नहीं है जिसमें आपका जो मान है वो माइनस के 1/2 हो? ठीक है, यानी कि यहां पर अंश जो है वो ऋणात्मक पूर्णांक है और हर धनात्मक है। क्या ऐसी संख्या संभव नहीं है? बिल्कुल संभव है। तो भैया इन्हें कहां रखा जाए? तो भैया हमने कहा कि ठीक है, आपके भिन्न और ऐसी संख्याएं जिनमें आपका अंश या हर ऋणात्मक हो सकता है, ठीक है, उसके लिए हम अलग प्रकार की संख्याएं बना देते हैं, जिन्हें हमारा वास्तविक संख्याएं कहा गया। जिन्हें क्या कहा गया भैया? जिन्हें वास्तविक संख्याएं कहा गया। अब देखो, वास्तविक संख्याओं के अंतर्गत क्या आ जाता है हमारे पास? वास्तविक संख्याओं के अंतर्गत हमारे पास अलग अलग चीजें आ जाती हैं, जिनमें सबसे पहली चीज, सॉरी, जिन्हें कहा गया आपको परिमेय संख्या। ऐसी संख्याएं, सॉरी गलती से वास्तविक संख्या निकल गया, ऐसी संख्याएं जिन्हें आप अपना अंश बटे हर के रूप में लिख सकते हो। यानी कि मैं बताता हूं, जहां पर आप वे संख्याएं जिन्हें आप P/Q के रूप में, PW एनसैट देने पे बहुत सारे रूप में लिख सकते हैं। अब यहां पर P और Q की परिभाषा बड़ी जरूरी है। जहां P व Q पूर्णांक है और आपका Q बराबर नहीं है 0 के। ठीक है, ऐसी कोई भी संख्या जो होगी वो सब आपकी परिमेय संख्याओं के अंतर्गत आ जाएंगी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहां पर आपके पास अलग अलग प्रकार के एग्जाम्पल आ सकते हैं, जैसे कि 1/2, ठीक है, आपका 5/7, माइनस के 3/4, क्योंकि उसने बोला है कि P और Q पूर्णांक होने चाहिए। उसने धनात्मक या ऋणात्मक नहीं बोला, उसने बोला कि P और Q पूर्णांक होने चाहिए। तो आपकी वो संख्या क्या हो जाएगी? वो आपकी संख्या जो है वो आपकी एक परिमेय संख्या के अंतर्गत आ जाएगी, अगर P/Q के रूप में, यानी कि अंश बटे हर के रूप में है। और आपका जो पूर्णांक है वो कैसा है? आपका P और Q दोनों, अंश और हर दोनों पूर्णांक है। ठीक है, इसके अलावा जो आपके पूर्णांक होते हैं, जो आपके पूर्णांक होते हैं, क्या वो सब भी आपका परिमेय संख्या होते हैं? जो पूर्णांक होते हैं, क्या वो सब भी परिमेय संख्या होते हैं? तो हाँ बच्चों, हम सारे पूर्णांकों के बटे में 1 लिखकर उन्हें P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां पर P और Q पूर्णांक हो, जहां पर P और Q पूर्णांक है, और Q यानी कि जो हर है वो हमारा 0 के बराबर नहीं है। ठीक है, ध्यान रखना, हम हर में 0 क्यों नहीं लेते? हम हर में 0 क्यों नहीं लेते? क्योंकि बेटा नंबर बटे 0 जो है वो अपरिभाषित हो जाता है, उसका मान परिभाषित नहीं है। ठीक है, उसका मान परिभाषित नहीं है। किसी भी नंबर को अगर आप 0 से भाग करोगे तो वो परिभाषित नहीं होता। इसीलिए हम हर में हम सीधा सीधा पहले ही डिफाइन कर देते हैं कि परिमेय संख्या वो होती है जहां पर आपका Q जो है, यानी कि जो हर है, वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब
हर 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अंश के लिए तो ऐसा कुछ भी नहीं बोला गया, हर को आपको 0 के बराबर नहीं करना है, मान लिया आपकी बात। लेकिन हर के लिए तो ऐसा कुछ भी नहीं बोला गया, हर तो हम कुछ भी रख सकते हैं, मतलब अंश तो हम कुछ भी रख सकते हैं। हर हमारा 0 नहीं होना चाहिए, लेकिन अंश तो हम कुछ भी रख सकते हैं। तो क्या आपका जो पूर्णांक है 0, क्या आपका जो पूर्णांक है 0, क्या वो एक परिमेय संख्या है? बताओ जरा, जो पूर्णांक 0 है क्या वो परिमेय संख्या है? बोलो बोलो, मन के राज खोलो, जल्दी बताओ। बिल्कुल, क्योंकि मैंने क्या बोला कि सभी पूर्णांकों के बटे में 1 लिखकर हम उस पूर्णांक को परिमेय संख्या बोल सकते हैं। जैसे कि मैं 0 के बटे में भी 1 लिख सकता हूं, और अब ये p बटे q के रूप में भी आ गया, ठीक है, जहां पर p और q दोनों पूर्णांक है, और आपका हर जो है वो 0 के बराबर भी नहीं है, ठीक है। तो यानी कि अंश 0 है, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हर 0 नहीं होना चाहिए, और यहां पर हमारा हर 0 नहीं है। तो यानी कि ये p बटे q के रूप में भी है, यहां पर p और q दोनों पूर्णांक भी हैं, और q हमारा 0 के बराबर भी नहीं है। तो ये आपका क्या है? ये आपका एक परिमेय संख्या है, ठीक है। और एक और एग्जांपल जो आपकी दशमलव वाली संख्या है, अभी हम आगे चलकर बात करेंगे, जैसे कि 1.5, ठीक है। ये भी क्या है? ये भी आपकी एक परिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि अभी हम इसके बारे में आगे बात करेंगे, बट उसके बाद हम सीधा चलते हैं हमारा अपरिमेय संख्याओं की तरफ। अब अपरिमेय संख्या क्या होती है? अपरिमेय संख्या वो संख्याएं होती हैं जो परिमेय संख्याएं नहीं बन पाई, ठीक है। वो संख्याएं जो परिमेय संख्या नहीं बन पाई, वो सारी की सारी अपरिमेय संख्याओं के अंतर्गत आ जाती हैं। मतलब कि आपका बिल्कुल इसी परिभाषा का उल्टा कर दो। क्या कहा जाता है? परिमेय संख्या वो होती है जिन्हें p बटे q के रूप में लिखा जा सकता है, जहां पर p और q पूर्णांक है और q बराबर नहीं है 0 के। तो अपरिमेय संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जिन्हें आप p बटे q के रूप में नहीं लिख सकते। वे संख्याएं जिन्हें p बटे q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, ठीक है। वे संख्या जिन्हें p बटे q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, जहां p व q पूर्णांक हो व q बराबर ना हो 0 के, ठीक है। तो अब कोई भी संख्या जो परिमेय संख्या नहीं बन पाई, वो अपरिमेय संख्या के अंतर्गत आ जाती है, ठीक है। और अपरिमेय संख्याओं में तुम्हारे पास क्या आता है? अपरिमेय संख्याओं में तुम्हारे पास आता है तुम्हारा √2, ठीक है, √3, √5, √7, ठीक है, √6 भी आ जाएगा, √6, √7, √8, ठीक है, या फिर आपका -√2, -2 बटे √3, ठीक है, या फिर आपका 0.1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0 एंड सो ऑन, ठीक है। तो ये भी क्या है? ये भी एक अपरिमेय संख्या है। इसका भी रीजन मैं तुम्हें दूंगा, बट तुम्हें ध्यान रखना है कि अपरिमेय संख्या हमेशा कौन सी संख्याएं होंगी। आप अगर यहां पर ध्यान दो तो तुम में से बहुत सारे बच्चों के दिमाग में डाउट आएगा कि सर, जैसे कि हमने यहां पर हमारा एक पूर्णांक था, ठीक है, तो उसके बटे में 1 लिखकर मैंने इसे p बटे q के रूप में लिख लिया था। ऐसे ही मैं अपना एक अपरिमेय संख्या को भी तो p बटे q के रूप में लिख सकता हूं, बटे में 1 लिख के। लेकिन मेरे भाई, परिमेय संख्या होने के लिए आपके पास क्या कंडीशन आती है? परिमेय संख्या होने के लिए आपके पास कंडीशन होनी चाहिए कि p और q दोनों पूर्णांक हो। क्या यहां पर आपका अंश और हर दोनों पूर्णांक है? अंश में है आपके पास √2, क्या √2 आपका पूर्णांक है? नहीं। तो इसीलिए ये परिमेय संख्या होने की शर्त को पूरा नहीं करेगा अगर तुम इसके बटे में 1 भी लिख दोगे, ठीक है। तो इसीलिए ये सब आपकी अपरिमेय संख्याएं होती हैं, ठीक है। अब एक चीज और ध्यान रखना कि अगर रूट के अंदर कभी भी गलती से भी आपका
कोई पूर्ण वर्ग आ जाता है, पूर्ण वर्ग जैसे कि 2 का वर्ग 4 होता है, 3 का वर्ग 9 होता है, 4 का वर्ग 16 होता है, 5 का वर्ग 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81, 10 का 100, 11 का 121, 12 का 144, 13 का 169, आपका कितना 14 का 196, 15 का 225, 16 का आपका एक कितना 225 हो गया, 16 का 256, ठीक है, 17 का 289। तो इस तरीके से अगर मान लो कोई भी आपका पूर्ण संख्या आ जाती है, फॉर एग्जांपल लाइक दिस, ठीक है, तो वो हल होने के बाद आपकी एक परिमेय संख्या बन जाएगी। अगर स्क्वायर रूट के अंदर कोई पूर्ण वर्ग आ जाता है, जैसे कि 4 आ गया, 49 आ गया, 36 आ गया, तो वो हल होने के बाद एक परिमेय संख्या बन जाती है। तो याद रखना कि आपका अपरिमेय संख्या होने के लिए, अपरिमेय संख्या होने के लिए क्या होना चाहिए, स्क्वायर रूट के अंदर, स्क्वायर रूट के अंदर एक धनात्मक संख्या जो पूर्ण वर्ग न हो, ठीक है, जो पूर्ण वर्ग न हो वही आपका परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या बनेगी। जैसे रूट के अंदर 2, रूट के अंदर 3, यहां पर मैंने रूट 4 इसीलिए नहीं लिखा था क्योंकि रूट 4 हल होने के बाद 2 बन जाता है जो कि परिमेय संख्या है, ठीक है। इसके अलावा ध्यान रखना रूट के अंदर माइनस की संख्या यानी कि ऋणात्मक संख्या, ये भी हम अभी नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। रूट के अंदर ऋणात्मक संख्या भी अभी हम नहीं पढ़ेंगे क्योंकि रूट के अंदर ऋणात्मक संख्या जो होती है वो होते हैं तुम्हारे कौन से, आपकी कौन सी संख्या है, वो होती है काल्पनिक संख्या है, जैसे कि रूट के अंदर -2, रूट के अंदर -4, ये सब काल्पनिक संख्याएं हैं, ये हमें अभी नहीं पढ़नी है। अभी हमें केवल वास्तविक संख्याओं तक कहानी रखनी है। तो रूट के अंदर माइनस वाली संख्या अभी हमारे पास नहीं आएंगी, तो उन्हें हमें देखना भी नहीं है, ठीक है। तो अब देखो, अब आप जब परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं को एक समूह के अंदर रख देते हो, ठीक है, आपकी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं को जब आप एक समूह के अंदर रख देते हो तो उस समूह को नाम दिया जाता है वास्तविक संख्याएं, ठीक है। क्या नाम दिया जाता है भाई, वास्तविक संख्याएं, ठीक है। तो वास्तविक संख्याएं क्या है, वास्तविक संख्याएं आपका परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के समूह को बोला जाता है वास्तविक संख्याएं, ठीक है। तो भाई यहां तक की कहानी सबको क्लियर हो गई, परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या क्या होती है सबको समझ में आ गई। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास आता है कि परिमेय संख्याओं के बीच में आप अनंत परिमेय संख्याएं निकाल सकते हो, ठीक है, मतलब 2 परिमेय संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्याएं होती है। अब यहां पर इसे ज्ञात करने के हमारे पास 2 तरीके हैं, ठीक है। अनंत परिमेय संख्या होती है तो 2 परिमेय संख्याओं के बीच में हम जितनी चाहे उतनी परिमेय संख्या निकाल सकते हैं जितना हमारा मन है, ठीक है। अब इसे ज्ञात करने के हमारे पास सिंपली 2 तरीके होते हैं, ठीक है। जैसे कि मैं पहला तरीका अगर तुम्हें बताऊं तो ये देखो, पहला तरीका क्या होता है कि आप दोनों संख्याओं को जोड़ो और 2 से भाग कर दो। कोई भी 2 संख्याएं हैं उन्हें जोड़ो आपस में और 2 से भाग कर दो। जैसे कि यहां पर ये हमसे बोल रहा है कि 2 और 3 के बीच में परिमेय संख्या निकालो, तो 2 और 3 के बीच में परिमेय संख्या निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, मैं इन दोनों संख्याओं को जोड़ूंगा, ठीक है। यूपीएससी के एग्जाम में कंटेंट अपना चैलेंज है। सबसे पहली परिमेय संख्या है कि मैं इन दोनों संख्याओं को जोड़ूंगा और मेरे पास क्या आ जाएगा, मेरे पास निकल कर आ जाएगा और मैं इसे 2 से भाग कर दूंगा। तो ये जो संख्या निकल कर आएगी ये सबसे पहली परिमेय संख्या हो गई 2 और 3 के बीच की, या फिर मैं बोलूं कि ये 2 और 3 के ठीक बीच की परिमेय संख्या है, 2 और 3 के ठीक बीच की परिमेय संख्या है, ठीक है। अब दूसरी संख्या अगर मुझे निकालनी है तो फिर वही करेंगे, मुझे 2 और 3 के बीच में दूसरी संख्या निकालनी है, तो मैं क्या करूंगा, मैं 2 और 5/2 के बीच की परिमेय संख्या निकाल दूंगा, तो वो भी क्या होगी, वो भी 2 और 3 के बीच में ही आएगी, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, दोनों संख्याओं को उठाकर जोड़ दो और 2 से भाग कर दो, तो 2 + 5/2 भाग 2, एलसीएम लेंगे कितना होगा, 2 की गुणा 2 में हो जाएगी, 2 दूनी 4 + 5/2/2, ये 2 पलट कर ऊपर चला जाएगा तो अपने पास कितना आ गया, 5 4 9/2 गुणा 2 यानी कि आ गया 9/4। तो भैया 9/4 आपका 2 और 5/2 के बीच की बिल्कुल बीच की परिमेय संख्या हो जाएगी, यानी कि 9/4 भी 2 और 3 के बीच की परिमेय संख्या है। मान लो मुझे तीसरी परिमेय संख्या निकालनी है, तो कैसे निकालेंगे भाई,
अब आप चाहो तो 9/4 और 5/2 के बीच की परिमेय संख्या निकाल दो, 2 और 9/4 के बीच की परिमेय संख्या निकाल दो, या 5/2 और 3 के बीच की परिमेय संख्या निकाल दो, तब भी यही आएगा। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूं, मैं 9/4 और 5/2 के बीच की परिमेय संख्या निकाल देता हूं। ठीक है, कैसे निकालेंगे? वही सेम तरीका, दोनों को उठाकर जोड़ दो और जो भी आएगा उसे 5 से भाग कर, उसे मतलब 2 से भाग कर दो। कितना आएगा भाई? एलसीएम हो जाएगा 4। ठीक है, यहां तो 4 पहले से ही है तो ये तो 9 ही रहेगा, प्लस यहां पर 4 बनाने के लिए 2 से ऊपर नीचे गुणा करेंगे, 5 दूनी 10 बटे 2 दूनी 4, तो एलसीएम आ गया 4 बटे में 2 है, 2 की गुणा इसमें हो जाएगी, तो अपने पास हो जाएगा कितना? अपने पास हो जाएगा 9 और 10 19 बटे में 4 दूनी 8। ये लो भाई, आपका 9/4 और 5/2 के बीच की एक और परिमेय संख्या आ गई 19/8। अब इस तरीके से तुम जितनी चाहें उतनी परिमेय संख्या निकाल सकते हो। 3 तुमने निकाल ली है, तुम चौथी निकालना चाहते हो, 19/8 5/2 के बीच की निकाल दो, या 9/4 19/8 के बीच की निकाल दो, या 19/8 और 2 के बीच की निकाल दो, या 2 और 9/4 के बीच की निकाल दो, या 19/8 और 3 के बीच की निकाल दो, या फिर 5/2 और 3 के बीच की निकाल दो। तो इस तरीके से तुम जितनी चाहें उतनी परिमेय संख्याएं निकाल सकते हो दो परिमेय संख्याओं के बीच में। लेकिन भाई ये वाला जो प्रोसेस है ना, ये प्रोसेस थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है। ये वाला जो मेथड है, इस वाले मेथड से कि भैया दोनों संख्याओं को आपस में जोड़ो और 2 से भाग कर दो, ये थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है, इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। ठीक है, अगर मान लो मुझे अभी तो मुझे 3 ही निकालनी थी तो मैंने थोड़ा जल्दी निकाल दी। अगर मान लो मुझे 10 या 15 परिमेय संख्या निकालनी होती दो परिमेय संख्याओं के बीच में, तो सारा दिन चला जाता इसमें तो मेरा, है ना? इसमें तो पूरा का पूरा दिन ही मेरा इसमें निकल जाता, तब क्या करना था? तो उसके लिए आता है मेरे पास दूसरा मेथड। दूसरा मेथड क्या है? देखो जरा, दूसरे मेथड में हम क्या करते हैं? दूसरे मेथड में हम जिन परिमेय संख्याओं के बीच में हमें जितनी भी परिमेय संख्याएं निकालनी है, ठीक है, जिन परिमेय संख्याओं के बीच में हमें जितनी भी परिमेय संख्याएं निकालनी है, जैसे यहां पर हमें 5 परिमेय संख्याएं निकालनी है, ठीक है, तो उसमें हम 1 जोड़ देते हैं। हमें 5 परिमेय संख्या निकालनी थी, उसमें हमने 1 जोड़ दिया। ठीक है, तो 5 और 1 कितना हो गया? 6 आ गया। उसके बाद जिन परिमेय संख्याओं के बीच में परिमेय संख्या निकालनी है, हमें जिन परिमेय संख्याओं के बीच में परिमेय संख्याएं निकालनी है, ठीक है, उनके हमें सबसे पहले हर बराबर करने होंगे। सबसे पहला काम उनके हर बराबर करने का है। यहां पर तुम देखोगे, यहां पर हमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमारे हर पहले से ही बराबर है। ठीक है, हमारे जो हर हैं वो पहले से ही बराबर है, दोनों जगह पर 5 है। ठीक है, तो हर पहले से ही बराबर है तो हमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो जैसे ही पहला स्टेप क्या है कि दोनों के हर बराबर करो। जैसे ही हर बराबर हो जाएंगे, तुरंत जितनी संख्याएं, जितनी परिमेय संख्याएं हमें निकालनी थी उसमें 1 जोड़ दो, तो 5 में 1 जोड़ा 6 आ गया, और इस 6 की गुणा कर दो ऊपर नीचे अपना दोनों संख्याओं के अंश और हर में। दोनों संख्याओं के अंश और हर में गुणा कर दो तो ये हो जाएगा कितना? 6 दूनी 12 बटे में 5 छंग 30, और उसके बाद 6 तिया 18 बटे में 5 छंग 30। अब अपने हर को समान रखो और अंश को बदल बदल कर अपने बीच की 12 से 18 के बीच की सारी परिमेय संख्या निकाल दो, जो कि क्या होंगी? सबसे पहले आ जाएगा 12 के बाद क्या हो गया? 12 के बाद आ गया 13/30। हर को समान समान रखो और अंश को चेंज करते रहो। ठीक है, 14/30, 15/30, ठीक है, 16/30, 17/30 और लास्ट में 18/30, जो कि अपना 3/5 है। तो 18, तो आपका 12/30 और 18/30 के बीच की 5 परिमेय संख्या ये हो गई। और 12/30 कितना था? 2/5। 18/30 कितना था? 3/5। तो यानी कि 2/5 और 3/5 के बीच की जो आपकी 5 परिमेय संख्याएं हैं वो आपके सामने है। तुम चाहो तो इन्हें हल करके भी लिख सकते हो। ये हो जाएगा, ये तो 13/30 ही रहेगा। ठीक है, ये हो जाएगा कितना? 7 दूनी 2 सत्ते 14 बटे में 2 15 दूनी 30। ठीक है, ये कितना हो जाएगा? 15 एकम 15, 15 दूनी 30। ठीक है, ये कितना हो जाएगा?
ये हो जाएगा आपका 2 अट्ठे 16, 15 दूनी 30 और ये हो गया 17/30। ठीक है, तो बिना हल करे भी लिख दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, और हल करके भी लिख दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये वाला मेथड ज्यादा आसान है कंपैरेटिवली, कम टाइम लेता है। ठीक है, तुम्हें सबसे पहले क्या करना है, जितनी परिमेय संख्या निकालनी है उनमें एक जोड़ना है। उसके बाद तुम्हें अपना जिन परिमेय संख्याओं के बीच में परिमेय संख्या ज्ञात करनी है उनके हर को बराबर करना है। ठीक है, फिर जो एक जोड़कर तुम्हारे पास नई संख्या आई थी उसे अंश और हर में गुणा कर देनी है। ठीक है, जो संख्या आएंगी उसमें अंश को बदल बदल कर हर को समान रखते हुए अपनी बाकी के बीच की परिमेय संख्याएं निकाल लो। ठीक है, एक और एग्जांपल मैं करा देता हूं तुम्हें। ठीक है, पहले तो तुम ये मुझे बताओ, एक और एग्जांपल मैं करा ही देता हूं। ठीक, 3/5 ये तो तुम कर लोगे, ये वाला तुम खुद से ट्राई करोगे, ये तुम लोगों के लिए होमवर्क है, ऑलरेडी तुम्हें बता दिया है मैंने कैसे करना है। ठीक है, 3/5 और 4/5 के बीच की परिमेय संख्याएं निकालनी है। ठीक, बट उससे पहले एक परिमेय संख्या यहां निकालो। ठीक है, आपका 2/3 और 1/5। ठीक है, आपका हाँ 1/5 और 2/3 के बीच 7 परिमेय संख्या। कितनी परिमेय संख्या भैया? 7 परिमेय संख्याएं निकालनी है। ठीक है, 7 परिमेय संख्या निकालनी है, किसके बीच में? 1/5 और 2/3 के बीच में। अब क्या करेंगे, सबसे पहले जितनी परिमेय संख्याएं निकालनी है उसमें एक जोड़ देंगे। तो हमें कितनी परिमेय संख्या निकालनी है? हमें निकालनी है 7 परिमेय संख्या। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम एक जोड़ देंगे। कितना हो जाएगा भाई? 7 और 1 8। सिंपल। अब क्या करो, इनके सबसे पहले हमें हर बराबर करने हैं। तो 1/5 है, यहां पर है 2/3। अब हर बराबर करने का जो बेस्ट तरीका है वो क्या है? हर बराबर करने का जो बेस्ट तरीका है वो ये है कि दूसरी संख्या के हर से गुणा कर दो पहली संख्या में। तो ये हो जाएगा 1/5। इसमें ऊपर भी और नीचे भी, ऊपर और नीचे दोनों जगह पर क्यों कर रहे हैं? ताकि हमारी जो दोनों तरफ है वो बराबर बनी रहे। ठीक है, तो पहली संख्या में आपका अंश और हर में दूसरी संख्या के हर से गुणा कर दो। कितना हो जाएगा? ये हो गया 3 एकम 3, 5 तिया 15। ठीक है, हर बराबर करने हैं अभी। ठीक, और दूसरी संख्या में पहली संख्या के हर से गुणा कर दो। 2/3, इसमें क्या है? 5। तो 5 से ऊपर गुणा, 5 से नीचे गुणा, 5 दूनी 10 बटे में 5 तिया 15। ठीक है, तो अब तुम्हारा क्या हो गया?